नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो किया है, जिसमें हमने अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसका परिचय वीडियो देखा है और प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों के हल को हमने देखा है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 4.2 से जो भी पहले के लिए थ्योरी दिया हुआ है इसको समझते हैं और अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने समझा है कि द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है। द्विघात समीकरण अगर दे दिया जाए या कोई समीकरण हमें दे दिया जाए, उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के बारे में हम लोगों ने देखा है और दैनिक जीवन में कई ऐसी स्थितियां होती है जिसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना सीख लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। किसके बारे में? द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। ये मूल क्या होता है इस चीज को समझते हैं और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है इस चीज को समझते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax के घात 2 प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। अगर आप लोगों को याद हो, द्विघात बहुपद जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यक को ज्ञात किया था और यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा था कि द्विघात समीकरण का शून्य क्या होता है। जिस चर में भी द्विघात समीकरण दिया जाएगा, जैसे कि चर x में इसको शून्य को अगर मिटा के हम द्विघात बहुपद इसको बना दें, तो यहाँ पे x का एक ऐसा मान हम लेते हैं जो इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है, उसे इसका हम शून्य कहते हैं। इसी प्रकार से समीकरण में क्या होता है, इसको हम समीकरण यहाँ पे बना देते हैं। ये समीकरण हो गया। यहाँ पे भी चर x का एक हम ऐसा मान लेते हैं जो इस समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। कैसे संतुष्ट कर दे? इसका जो ये LHS वाला पार्ट है, LHS बराबर RHS कर दे। मतलब वही है कि इसको शून्य के बराबर कर दे। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है ये पूरा। और इसमें क्या है कि LHS में जो पार्ट दिया हुआ है और RHS के बराबर हो जाए तो RHS भी शून्य है और LHS को भी हमें शून्य बनाना है, यानी कि बहुपद के जैसा ही करना है। बस यहाँ पे उसका नाम बदल जा रहा है। वहां पे हम लोगों ने शून्यक कहा है और यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं, मूल नाम दे रहे हैं। इसको हम चाहें तो ऐसे शून्यक भी लिख सकते हैं या वहां पे हम लोगों ने देखा था कि हल भी कहते हैं, तो यहाँ पे हल भी लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के हल या द्विघात समीकरण के शून्यक या द्विघात समीकरण के मूल। अधिकतर हम क्या करते हैं, मूल का ही प्रयोग करते हैं समीकरण के लिए, बहुपद के लिए शून्यक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझ गए कि द्विघात समीकरण का शून्यक या मूल क्या होता है। इसको हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर ले लें हम, तो x का घात 2 माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर का 0 एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं। इसको आप चाहे तो जांच सकते हैं। अब x का एक हम ऐसा मान लेते हैं जो इसको संतुष्ट कर दे। जैसे कि हम एक x का मान लेते हैं 1, x बराबर 1 रखने पे ये समीकरण क्या बन जाएगा, 1 का घात 2 माइनस का 5 गुणे 1 प्लस का 6। इसके LHS को अगर हम देख रहे हैं तो ये बन रहा है 1 माइनस का 5 प्लस का 6। इसको अगर हम सरल करेंगे तो -5 और 6 प्लस का 1 बच जाएगा, ये दोनों कटेंगे तो बराबर का 2 आएगा। यहाँ पे LHS बराबर नहीं है RHS के, तो हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर 1 इसका एक मूल है? नहीं कह सकते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बराबर 2 कर देते हैं। 2 करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें अगर हम 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 का घात 2 माइनस का 5 गुणे 2 प्लस का 6। LHS को अगर सरल करते हैं तो 4 माइनस का 10 प्लस का 6 होगा। इसको और सरल करेंगे तो प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर का 0 हो जाएगा। ये LHS है। क्या है? LHS है। RHS में हमारा क्या है, RHS बराबर 0 है हमारा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। अतः हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 इस द्विघात समीकरण का क्या है, एक मूल है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिसके मूल कुछ ना कुछ होंगे। उस चर का एक ऐसा मान होगा जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब हम यहाँ पे बात आती है कि मूल तो हम क्या ऐसे तुक्के से ज्ञात करेंगे कि x बराबर इतना इस समीकरण का मूल होगा कि नहीं होगा। कुछ विधियां होती है इसके मूल को ज्ञात करने के लिए। किसके मूल को? द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए। नए सिलेबस के अनुसार अगर हम बात करें तो इसमें 2 विधियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं? 2 विधियां दी गई हैं। विधि नंबर 1 दिया गया है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि
जिसकी चर्चा हम लोगों ने द्विघात बहुपद में की है, उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। एक बार उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से करते हैं। और दूसरी क्या दी हुई है, सूत्र से। अगर आप गुणनखंड विधि से नहीं करना चाहते हैं या प्रश्न में नहीं कहा गया है कि गुणनखंड विधि से करिए, तो डायरेक्ट सूत्र से भी आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी भी अनेक स्थितियां होती है जहां गुणनखंड विधि से मूल को ज्ञात नहीं कर पाते हैं या मुश्किल होता है, वहां पे हम डायरेक्ट सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र को, ये सूत्र क्या होता है इसकी भी चर्चा करेंगे और सूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। पुराने सिलेबस में हमें यह दिया गया था कि किस प्रकार से इस सूत्र को प्राप्त करते हैं। नए सिलेबस से हटा दिया गया है, उसमें क्या किया गया, डायरेक्ट सूत्र को ही दे दिया गया है और इसकी चर्चा नहीं की गई है कि किस प्रकार से सूत्र हमें ज्ञात होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहली विधि की हम चर्चा करते हैं कि गुणनखंड विधि से एक समीकरण की हम किस प्रकार से शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणनखंड विधि से इस समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। हमने तो अभी यहाँ पे देखा कि x बराबर 2 रखने पे ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी कि x बराबर 2 एक ऐसा मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि क्या ऐसे और भी मान हो सकते हैं और कितने ऐसे मान हो सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। तो आप एक बात थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि द्विघात बहुपद में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं अधिकतम। तो वहां हम लोगों ने बात किया था कि 2 शून्यक हो सकते हैं। कारण जाना था कि 2 शून्यक क्यों हो सकते हैं, क्योंकि बहुपद के कितने घात होते हैं, अधिकतम द्विघात बहुपद के घात 2 होता है, इसलिए शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। यहाँ पे भी घात क्या है समीकरण का, 2 है, तो अधिकतम कितने मान हो सकते हैं x के जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, 2 ही होंगे। कारण क्या है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो x का तो हमने एक मान ज्ञात कर लिया कि x बराबर 2। एक x का और मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, वो कौन सा होगा, चलिए हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि में सबसे पहला चरण ये होता है कि आपको क्या करना है कि जो भी आपको समीकरण दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये दिया हुआ समीकरण मानक रूप में है कि नहीं है। यहाँ पे हम पाते हैं कि ये मानक रूप में है, तो हम छेड़छाड़ नहीं करें। फिर हम दूसरे चरण में क्या करते हैं, दूसरे चरण में ये जो बीच वाला पद है मानक रूप में लिखने के बाद जो x वाला पद होगा उसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। जैसे कि इसको ऐसे लिख लेते हैं x का घात 2 और -5x जो लिखा हुआ है इसको हमें 2 भाग में यानी 2 पदों में बांटना होता है और अचर पद को हम ऐसे ही लिख देते हैं बराबर का शून्य। अब इस -5x को इस स्थिति में जो दिया गया है अन्य तरीकों से लिखा जा सकता है 2 पद के रूप में। कैसे लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं कि माइनस का x माइनस का 4x, ये माइनस का 5x ही होगा। इसको मैं लिख सकता हूं कि माइनस का 6x प्लस का x, ये भी माइनस का 5x होगा। या मैं इसको लिख सकता हूं कि माइनस का 2x और माइनस का 3x, ये भी क्या होगा, माइनस का 5x ही होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस का 10x प्लस का 5x, ये भी माइनस का 5x होगा। अन्य और भी तरीके हो सकते हैं जिसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब हमें यह पता करना है कि इनमें से जो और भी हो सकते हैं इनमें से किसको हम चुने इस -5 को 2 पदों में लिखने के लिए। तो इसका भी एक तरीका होता है कि किसको चुनना है, हम किसी को भी नहीं लिख सकते। इसमें हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। इसको 2 पदों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला काम करते हैं इस पहले पद को और इस अचर पद को मानक रूप में लिखने के बाद हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही कभी भी मत कर दीजिएगा। सबसे पहला चरण क्या है, मानक रूप में लिखना है। क्या करते हैं, इस x के घात 2 के गुणांक को जो कि यहाँ पे 1 है और ये अचर पद जो कि यहाँ पे 6 है आपस में इसको गुणा करते हैं। हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे अगर इनकी गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं, इस 6 को 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, इस रूप में हम तोड़ रहे हैं। और तोड़ने का ये तरीका होता है कि यदि a और b को हम आपस में जोड़ दें तो ये -5 के बराबर आए, यानी x का जो गुणांक है इसके बराबर आए, और a और b को हम आपस में गुणा कर दें तो ये 6 के बराबर आए, जो कि यहाँ से हम गुणा के रूप में लिख रहे हैं तो 6 आएगा ही आएगा, प्रत्येक स्थिति 6 आएगी। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 गुणे 6 के बराबर आएगा, या 6 गुणे 1 ये भी 6 के बराबर आएगा। मैं इसको 2 गुणे 3 भी लिख सकता हूँ, ये भी 6 के बराबर आएगा, या 3 गुणे 2 भी लिख सकता हूँ, ये भी 6 के बराबर आएगा। मैं इसको माइनस का 1 गुणे माइनस का भी 6 लिख सकता हूँ, ये भी 6 के बराबर आएगा। या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 2 गुणे माइनस का 3, ये भी 6 के बराबर आएगा। या माइनस का 3 गुणे माइनस का 2, ये भी लिखा जा सकता है।
या इसको अन्य तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि मैं इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकता हूं कि दो भिन्न को आपस में गुणा करो जो 6 के बराबर आए, वो भी लिखा जा सकता है। भिन्न की चर्चा यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, वो आगे करेंगे, जैसी स्थितियां हमें मिलेंगी वहां पे उसकी चर्चा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि इन 4 स्थितियों में इस 6 को गुणा के रूप में लिख लिया, दो संख्याओं के गुणा के रूप में। अब हमें देखना है कि इनमें से किसको उठाएं कि जिसको हम अगर जोड़ें तो -5 आए और गुणा करने पे तो ये 6 आएगा ही आएगा, मतलब a गुणे b करने पे 6 आएगा। हमें इस स्थिति को संतुष्ट करनी है कि a प्लस b करें तो -5 आए। पहले को देखेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये -5 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको जो ये लिखा हुआ है x का घात 2, इसको ऐसे ही लिखते हैं x का घात 2, और बीच वाले पद को जो -5x है, जिसको हम मध्य पद बोलते हैं, इसको दो पदों में विभक्त कर रहे हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2x -3x +6 बराबर का 0। अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण और इस समीकरण में कोई अंतर नहीं है। आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि हम बीच वाले पद को दो पद में तोड़े ही क्यों, काम ही क्या पड़ रहा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, यानी इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो इस समीकरण को हमें गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, दो पदों में तो तोड़ दिया, अब इस समीकरण में 4 पद बन गए। इन चारों पदों में इस दो पदों को हम एक साथ लेते हैं। पहले 2 पद हो गए, इनको एक साथ ले लेते हैं। इन दोनों में अगर देखेंगे तो x उभयनिष्ठ है। यहाँ पे देखिए x के घात 2 में 2 बार x है गुणा के रूप में, और माइनस का 2 गुणे x लिखा हुआ है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो एक x को अगर हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ से दोनों x कट गए तो x माइनस का 2 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू x माइनस का 2। अब आगे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को देखते हैं तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, ये लिखा हुआ है -3 गुणे x और +6 लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं और चाहे तो -3 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले, यहाँ पे इसको हम -3 कॉमन लेते हैं। माइनस का अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x माइनस का 2 बचेगा। ये वाला पद हमें यही बचाना होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करें, इस माइनस के चिन्ह के रिस्पेक्ट में ये 2 पद हैं, ये 1 नंबर पद, ये 2 नंबर पद, ये 2 पद हो गए। इस माइनस के लिए हम बात कर रहे हैं। अब इन दोनों पदों में अगर हम देखें तो यहाँ पे x माइनस का 2 उभयनिष्ठ है, x माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3 बचेगा और बराबर का 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो हमने इस समीकरण को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमने गुणनखंड रूप में व्यक्त कर दिया। ये 1 और ये 1 2 गुणनखंड रूप में हो गए और यही हमें तोड़ना था। अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, आगे चीजें समझिए। ये अब हो गया। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी कि मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इसको आगे वाले पेज पे लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 2 गुणे x माइनस का 3 बराबर का 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है। जैसे कि ये, इसको हम a मान ले, इसको b मान ले। a b तो पहले माना हुआ है, p q मान लेते हैं। इसको p मान ले, इसको q मान ले। तो दो संख्या गुणा के रूप में लिखी हुई है और ये 0 के बराबर है। तो क्या स्थिति बन सकती है, स्थिति एक ये बन सकती है कि ये 0 हो, p 0 हो और q बराबर 0 हो जाएगा, या p ऐसे ही हो और q 0 के बराबर हो तो ये 0 के बराबर होंगे। या हो सकता है स्थिति नंबर 3 कि दोनों 0 हो और ये 0 के बराबर होगा, 0 गुणे 0 0 के बराबर होगा। यहाँ पे और स्थिति नहीं बन सकती है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों में से कोई तो एक 0 है, या ये 0 है या ये 0 है या दोनों ही 0 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 2 को यदि हम 0 के बराबर मान लें, यदि, तो x का मान क्या आएगा, 2 के बराबर आएगा। या हम मान लें कि x माइनस 3 जो है ये 0 के बराबर है, तो ये x का मान क्या आएगा, 3 के बराबर आएगा। अब यहां से हमने x के मान ज्ञात कर लिए। x का मान 1 2 और x का मान 1 हमने 3 ज्ञात कर लिया। अब यही जो x के मान है इन समीकरण में ले जाके रखेंगे तो वो उसको संतुष्ट करेंगे। हम लिख देंगे कि अतः x बराबर 2 तथा x बराबर 3 इस समीकरण के या इस द्विघात समीकरण के क्या हैं, मूल हैं। और मूल इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ये गुणनखंड विधि हो गया किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का। यहाँ पे हम लोगों ने समझा है। अब क्या करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं
और जल्दी जल्दी समझते हैं कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं और उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेके हम इसको जल्दी जल्दी से समझते हैं कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है। आपको अन्य उदाहरण भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, वहां से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम उदाहरण क्या लेते हैं, एनसीईआरटी में ही एक उदाहरण दिया हुआ है, x का घात 2 माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0 दिया हुआ है। अब हमें बात करना है कि इसको गुणनखंड विधि से हम कैसे करेंगे। करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में लिखेंगे तो ये पहले से ही मानक रूप में लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे की ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीच वाले पद को दो पदों में बांटते हैं। बांटने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसको और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद क्या है, माइनस का 10 है, इसको आपस में गुणा करेंगे तो माइनस के 10 के बराबर आएगा। अब इस 10 को हम क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं, एक ए और एक बी के रूप में बांटते हैं। इस प्रकार से बांटते हैं कि यदि ए प्लस बी हम करें तो माइनस का 3 आ जाए और ए गुणे बी करें तो ये कितने बराबर आ जाए, माइनस 10 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम माइनस 10 को क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 को माइनस का 1 गुणे 10 लिख सकते हैं या 1 गुणे माइनस का 10 लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 गुणे 5 माइनस का 10 या 2 गुणे माइनस का 5, ये भी माइनस का 10 बनेगा। इसको और तरीकों से लिखा जा सकता है जो भिन्न के रूप में आएगा। ऐसे तो पूर्णांक के रूप में और नहीं तोड़ा जा सकता है, भिन्न रूप में तोड़ा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 स्थितियां बन गई। अब इन 4 स्थितियों में हमें ये देखना है कि किसको जोड़े कि माइनस का 3 आ जाए और किसको गुणा करें तो माइनस का 10 आ जाए। तो गुणा करने पे हमें सभी से प्राप्त होगा माइनस का 10। अब माइनस का 3 हमें देखना है, इनको जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 9 प्राप्त होगा, इनको जोड़ेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। हमें क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। इनको जोड़ के देख रहे हैं तो हमें माइनस का 3 प्राप्त हो रहा है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x का घात 2 प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर का 0। इन दोनों समीकरणों में हमें कोई अंतर प्राप्त नहीं हो रहा है, बस बीच वाले पद को हमने दो पदों में बांट दिया है। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इन दो पदों को अगर देखें तो x इनमें उभयनिष्ठ है, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 बचेगा। इन दो पदों को अगर हम देखें तो माइनस का 5 उभयनिष्ठ है, कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 बचेगा, बराबर का 0 हो जाएगा। इन दो पदों को अगर हम देखें इस माइनस चिन्ह के तुलना में तो ये दो पद हैं। इन दोनों पदों में x प्लस का 2 कॉमन है, तो x प्लस का 2 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, बचेगा x माइनस का 5 बराबर का ये हो जाएगा 0। इस समीकरण को हमने क्या किया, गुणनखंड रूप दे दिया। अब इस गुणनखंड को अगर हम देख रहे हैं तो हमें यह प्राप्त हो रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है। या तो पहली संख्या 0 होगी, x प्लस का 2 बराबर का 0 होगा, या x माइनस का 5 बराबर का 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। यहां से x का मान अगर हम निकालेंगे इस समीकरण से, जो रैखिक समीकरण बना है, x माइनस का 2 प्राप्त होगा। यहां से x का मान निकालेंगे तो माइनस का 5 हमें प्राप्त होगा। और यही x के ऐसे दो मान हैं जो इसके मूल हैं। किसके मूल हैं, इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब हम बात करते हैं फिर से मूल के बारे में। मूल क्या होते हैं, हम लोगों ने क्या समझा कि इस समीकरण के लिए या किसी एक समीकरण के लिए जो द्विघात हो उसमें x का यानी कि चर का एक ऐसा मान जिसको समीकरण में अगर हम रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट होगा। संतुष्ट करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर -2 रखेंगे तो -2 का घात 2 माइनस का 3 गुणे माइनस का 2 माइनस का 10। इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये 4 प्लस का 6 प्राप्त होगा, माइनस का 10 बराबर क्या प्राप्त होगा, +4 + 6 10 माइनस का 10 बराबर का 0 प्राप्त होगा, जो RHS बराबर LHS के रूप में होगा। इसी प्रकार से यदि हम x बराबर 5 रखें तो 5 का घात 2 25 हो जाएगा, माइनस का 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, इसको माइनस का 15 लिख लेते हैं। और माइनस का 10 बराबर का क्या होगा, इसको सरल करेंगे तो 25 और -15 -10 -25, तो 25 - 25 भी हमें 0 के बराबर ही प्राप्त होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर -2 तथा x बराबर 5 इस समीकरण के क्या है, मूल है। ये तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से एक द्विघात समीकरण का हम मूल ज्ञात करते हैं। अब हम अपनी चर्चा करते हैं दूसरी विधि के रूप में, जो कि क्या है, सूत्र है। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र को यदि हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करें तो ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बट्टे का 2a। यहाँ पे ये a b और c दिए हुए हैं। ये क्या चीज़ है,
ये सामान्य रूप या मानक रूप को हम देखें द्विघात समीकरण के ax का घात 2 प्लस का bx प्लस c बराबर 0 का, तो ये यही चीज है। यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a, b और c ये क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। ये स्थिति होती है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है और अचर पद क्या है, c है, और यही a, b और c है। जैसा कि हम लोगों ने उदाहरण लिया था, पहला उदाहरण हमारा क्या था, x का घात 2 माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर का 0। इसका मूल हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था, x बराबर 2 और 3 ज्ञात किया था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर 2 और x बराबर 3 हम लोगों ने दो मूल ज्ञात किए थे। इसकी जांच कर लेते हैं कि क्या सूत्र से भी इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो जांच करने के लिए इसको अगर x बराबर हम लिखें, यहाँ से माइनस का b क्या होगा, माइनस और b क्या है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट का, देखने में ये मुश्किल लग रहा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से इससे मूल ज्ञात किए जा सकते हैं द्विघात समीकरण के। यहाँ पे b क्या है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 का घात 2 b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे 1 है और c का मान क्या है, 6 है, तो 6 हो गया, और 2 और a का मान क्या होगा, 1 होगा, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो -5 - 1 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट का -5 का स्क्वायर 25 माइनस का 4 गुणे 1 गुणे 4 और गुणे 6 यानी कि माइनस का 24 प्राप्त होगा, बट्टे का 2 गुणे 1 2 प्राप्त होगा। इसको और सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट का 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, बट्टे का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो चीज लिखा हुआ है, 5 प्लस का 1/2 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है, 5 माइनस का 1/2 लिखा हुआ है। दोनों को एक साथ प्लस माइनस के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 1 लेंगे 5 प्लस 1/2, तो 5 प्लस 1 6/2 होगा जो कि 3 के बराबर आएगा। यदि हम 5 माइनस 1 लेते हैं तो 4/2 होगा जो कि 2 के बराबर आएगा। यहाँ पे x का मान 1 क्या आया, 3 आया, और एक x का मान क्या आया, 2 आया। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि पहले भी हम लोगों ने जो गुणनखंड विधि से निकाला है यही मान आए हैं। अतः यह सूत्र हमें क्या लगता है कि सही ही सूत्र दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने का। तो उम्मीद है कि सूत्र आप याद करके जितना जल्दी हो सकेगा अपने दिमाग में रख लेंगे। आगे हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस सूत्र को हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है मानक रूप, ax का घात 2 प्लस का bx प्लस का c बराबर के 0 से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो कि पुराने एनसीईआरटी में दिया गया था। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि इसी से ज्ञात करते हैं, इसी से ये सूत्र आता है। इस सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, इस नाम से इसे जाना जाता है। हम प्रश्न को हल करते समय डायरेक्ट सूत्र लिख के a, b और c के मान रख के इस समीकरण को हल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत जगह पे x बराबर 3 लिखा है, इसको हम अल्फा भी मान सकते हैं, अल्फा बराबर 3, और x बराबर जो हमने 2 लिखा है इसको हम बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, या अल्फा बराबर हम 2 लिख सकते हैं या बीटा बराबर हम 3 लिख सकते हैं। अल्फा और बीटा एक ग्रीक संकेत होते हैं किसी भी राशि को दर्शाने के लिए, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो, यहाँ से हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि यदि मान लेते हैं कि एक द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है और दूसरा मूल 3 है, तो क्या द्विघात समीकरण को हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी एक सूत्र होता है, हम लोगों ने द्विघात बहुपद में पढ़ा था, उसी सूत्र का बस प्रयोग करना है, बस सूत्र में आगे शून्य लगा देना है। यह हमसे पूछा जा सकता है कि एक द्विघात समीकरण है जिसमें क्या दिया हुआ है, एक मूल इसका 2 दिया हुआ है और दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है, और द्विघात समीकरण दिया रहे तो उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं बहुपद के ही अनुसार। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मूल अगर x बराबर 2 दिया हुआ है तो x माइनस 2 क्या होगा, इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा, तो दूसरा गुणनखंड भी हम ज्ञात कर सकते हैं उसमें भाग देके, और उसका दूसरा शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अन्य तरीके भी होते हैं शून्य ज्ञात करने के, इसकी चर्चा जैसे जैसे हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं, मूल क्या होता है और कितनी विधियां होती है मूल को ज्ञात करने की। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 को देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।